हेलो स्टूडेंट, लियोनाइट एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा राइज ऑफ द मौर्यन एम्पायर, जिसके अंदर 2 सब टॉपिक हैं। पहला है मौर्यन सोर्सेज एंड दूसरा है मौर्यन डायनेस्टी। सेकेंड टॉपिक रहेगा अशोक एंड हिज धम्म एंड थर्ड रहेगा डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। हम पहले आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक के पहले सब टॉपिक में, दैट इज मौर्यन सोर्सेज में। मौर्यन डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट चंद्रगुप्त के द्वारा 312 बीसी में हुआ था, जो कि एक टर्निंग पॉइंट मार्क करता है इन द हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंडिया। अब पहली बार हमारे पास डिस्पोजल में कई सोर्स हैं जो इस अवधि के इतिहास पर बेटर लाइट डालते हैं। अशोक के थ्रू जो एडिक्ट्स इशू हुए थे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और एटलीस्ट 44 वैसे एडिक्ट रॉक्स एंड पिलर्स पे इंस्क्राइब किया हुआ मिला है, और ये मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है इन द मोस्ट ऑफ द एरियाज। आप ये नोट कर ले कि ये जो इंस्क्रिप्शन है are also the first evidence of writing in ancient India। मतलब कि ये इंस्क्रिप्शन जो है वो पहला एविडेंस है कि एंशिएंट इंडिया में राइटिंग का। जहाँ तक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का सवाल है, तो पंचमार्क कॉइन्स रिमेन्स ऑफ द पैलेस ऑफ अशोक एट कुम्हारर एंड सेवरल पीसेज ऑफ स्कल्पचर इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है कौटिल्य का अर्थशास्त्र एंड इंडिका ऑफ मेगास्थेन्स। आपको बता दें कि अर्थशास्त्र एक टेक्स्ट है ऑन स्टेटक्राफ्ट। स्टेटक्राफ्ट का मतलब होता है शासन कला। जो किंग होते थे उनको एडवाइस दिया जाता था इस टेक्स्ट के हिसाब से हाउ टू रूल हिज लैंड और कैसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, दैट इज डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज। और इंडिका एक अकाउंट है जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थेन्स के द्वारा लेफ्ट किया गया था, जिसको सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। आप नोट कर ले कि दीपवंसा और महावंसा ये 2 सिलोन्स बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, और एक प्ले है जिसको मुद्रा राक्षस कहते हैं, वो विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया था। और भी बहुत सारे जो चीज़ हैं वो वैल्यूएबल सोर्स बुक है। तो हमारा दूसरा सब टॉपिक है मौर्यन डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, जिसे नंद की एक बड़ी सेना विरासत में मिली, जिससे वो ऑलमोस्ट होल नॉर्थ को कॉन्कर किए, दैट इज द नॉर्थ वेस्ट एंड लार्ज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। He was succeeded by his son बिंदुसार, और वो ट्रेड एंड कल्चरल इंटरैक्शन को प्रमोट किए विथ ग्रीक्स, बट नॉट मच इज नोन अबाउट हिम। बिंदुसार was succeeded by his son अशोक। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अशोक came to throne after killing his 99 brothers, but such कहानियाँ cannot be trusted ना without confirmation of other sources। अशोक एक मेजर फाइट किए विद कलिंग अराउंड 261 BC, जिसमें कि लार्ज नंबर के लोग मारे गए और इम्प्रिजन हुए। परहैप्स ब्लडशेड मूव्ड हिज हार्ट, और वो डिसाइड किए टू अबैंडन द पॉलिसी ऑफ मिलिट्री एक्सपेंशन, और डिक्लेयर किए कि फ्यूचर में वो धम्मघोष को फेवर करेंगे। धम्मघोष दैट इज ड्रम ऑफ धम्म को फेवर करेंगे, और उसके बाद भेरी घोष को प्रमोट करेंगे, दैट इज वॉर ड्रम को प्रमोट करेंगे। हाउएवर उनके सक्सीजर एम्पायर को इंटीग्रेट नहीं कर पाए, और ये कंप्लीटली डिसअपीयर्ड हो गया आफ्टर द लास्ट किंग बृहद्रथ वाज असाइन्ड बाय हिज मिलिट्री चीफ पुष्यमित्र शुंगा अराउंड 187 BC। ये सब टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अशोक एंड हिज धम्म। तो हम ये वर्ड जो धम्म है उसका मतलब जान लेते हैं कि धम्म का मतलब होता क्या है। एक्चुअल में ये एक पाली वर्ड है, ठीक है, एक पाली लैंग्वेज है धम्म, और बुद्धा का जितना भी टीचिंग्स
है उसको एक वर्ड में समअप कर दिया गया और उसे ही धम्म कहते हैं। इसका मतलब होता है ट्रुथ, दैट विच रियली इज। इसका मतलब लॉ भी होता है, वैसा लॉ जो एग्जिस्ट करता है एक मैन के उसके खुद के हार्ट में और उसके माइंड में। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ राइटियसनेस। सो इंडियन हिस्ट्री में अशोक को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग कंसिडर किया गया है। उनकी सैन्य गतिविधि के लिए उनकी इतनी प्रशंसा नहीं की गई एज फॉर हिज धम्म, लेकिन कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग अशोक बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, उनके फॉलोवर थे और धम्म के थ्रू वो प्रोपागेट करना चाहते थे बुद्धिज्म प्रिंसिपल को, लेकिन ये सच नहीं लगता। क्यों? क्योंकि एज धम्म हैड नथिंग टू डू विद द प्रोपागेशन ऑफ बुद्धिज्म। वह एक कोड ऑफ कंडक्ट है या फिर एक आइडियल सोशल बिहेवियर था जो कि कॉमन था सारे रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के, विच ही अपील्ड टू हिज सब्जेक्ट टू फॉलो। हालांकि अशोक खुद बुद्धिज्म में बिलीव रखते थे एंड कभी दूसरे फेथ से या रिलीजन में उन्होंने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। सो अब जो मैं बात बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप इसे नोट कर लें। अशोकन एडिक्ट्स को अगर करीब से देखा जाए तो यह इलिस्ट्रेट करता है कि धम्म के बेसिक एट्रीब्यूट्स कंपेशन मतलब दया, चैरिटी मतलब दान, ट्रूथफुलनेस, प्योरिटी एंड जेंटलनेस है। पिलर 3 एडिक्ट करता है सब्जेक्ट्स टू कंट्रोल वायलेंस, क्रुएलिटी, एंगर एंड इंगेज। रॉक एडिक्ट 1 call for a ban on animal sacrifice and social gatherings like Samaj. Rock Addict 2 ये वो था जो कि measures to be taken for the construction of hospitals, roads, inns, wells and planting shade given trees. 3rd, 4th and 12th rock addicts people को parents, relatives, ब्राह्मण्स एंड monks का रिस्पेक्ट करने को बताता है। अशोक एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जिसे धम्म महाअंतराज कहते हैं। तो उनका मेन फंक्शन धम्म के सिद्धांतों के शांतिपूर्ण कार्य का देखरेख करना और पर्यवेक्षण दैट इज सुपरविजन करना था। 12th रॉक एडिक्ट स्पेशली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इट सेज किंग प्रियदासी जो भगवान के प्रिय हैं, सभी संप्रदायों का सम्मान किया, चाहे वो तपस्वी हो या हाउस होल्डर, और वो उनको गिफ्ट से ऑनर किए और ऑनर्स ऑफ वेरियस काइंड से ऑनर किए और प्रत्येक अवसर पर एक विदेशी संप्रदाय का भी सम्मान किया जाए। तो ये क्लियरली शो करता है कि नीदर धम्म was Buddhism nor Ashok was trying to convert people to Buddhism. पर the question is कि अशोक इस पॉलिसी में इतना अटेंशन क्यों देते थे? हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि अशोक रूल के लेटर हाफ के बाद एम्पायर का एक्सपेंशन ऑलमोस्ट कंप्लीट था। यह एक डिफरेंट कल्चर, सोशल, रिलीजियस ग्रुप का एम्पायर था, पर एम्पायर को पॉलिटिकल टेंशन से बचाने के लिए जो कि अराइज हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंसेस, सो देयर वर 2 ways। पहला तो था कि या तो अशोक आर्म्ड फोर्स का साइज इंक्रीज करते टू सीक मिलिट्री सॉल्यूशंस टू दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, जिससे कि टैक्सेस की आवश्यकता बढ़ सकती थी और बदले में रेजिस्टेंस और अधिक हो सकती थी। या फिर दूसरा अल्टरनेटिव ये था जो कि अलग अलग ग्रुप्स का सीमेंटिंग और बिल्डिंग हो जिससे वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स का शांतिपूर्ण समाधान हो। मीन्स ये 2 था उनमें। पहला ये था कि या तो अशोक आर्म फोर्स का साइज बढ़ा दे, ठीक है, जिससे कि मिलिट्री सॉल्यूशंस देख सके इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, लेकिन उससे क्या होता कि टैक्सेस बढ़ जाता, टैक्सेस का बढ़ जाता और रेजिस्टेंस भी अधिक हो जाता। और दूसरा यही था कि जो भी अलग अलग ग्रुप के लोग हैं उनका सीमेंटिंग और
बिल्डिंग कर दिया जाए जिससे कि वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स का शांतिपूर्ण समाधान हो। तो अशोक ने सेकंड अल्टरनेटिव को ही चूज किया इन ऑर्डर टू प्रमोट हार्मोनी एंड पीस इन हिज किंगडम। और इसी वजह से अशोक का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है इंडियन हिस्ट्री में, बिकॉज वो फर्स्ट किंग थे टू इनिशिएट शांति पॉलिसी रादर देन ऑफ वॉर एंड एग्रेशन। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। तो आज आते हैं हम अपने वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस। मौर्यस ह्यूज आर्मी मेंटेन किए, एक वास्ट ब्यूरोक्रेसी और रूल किए ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। लेकिन अशोक के डेथ के बाद एम्पायर टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए। वाइल्ड किंग दशरथ एम्पायर के ईस्टर्न पार्ट को कंट्रोल कर रहे थे और वेस्टर्न पार्ट संप्रति के अंडर था। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि व्हाई डिड सच अ लार्ज एम्पायर डिक्लाइन सो अर्ली। कुछ हिस्टोरियंस की माने तो बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस के अंदर अशोक बिकम अ पैसिफिस्ट एंड वीकेंड हिज आर्मी। और यह भी कहा जाता है कि अशोक की रिलीजियस पॉलिसी एंटागनिस्ट द ब्राह्मण्स, क्योंकि उन्होंने एनिमल सैक्रिफाइस पर बैन लगा दिया था। देयरफॉर पुष्यमित्रा जो ब्राह्मण चीफ थे आर्मी के, लास्ट मॉडर्न किंग को मार दिए। बट दिस डज नॉट सीम टू बी करेक्ट। क्यों? क्योंकि अशोकन इंस्क्रिप्शन के आधार पर यह बताया जाता है कि वो ब्राह्मण्स का बहुत रिस्पेक्ट करते थे। मोर ओवर यह सच है कि अशोक पीस एंड हार्मोनी के पॉलिसी को फॉलो करते थे, बट he did not disband his army and was always prepared to face any eventuality. Main reason decline का था the succession of weak rulers. Yes, weak rulers का succession. वैसे वो क्यों हुआ? क्योंकि दूर दराज के एरियाज में उनके मंत्रियों और उनके अधिकारियों का निगरानी उन रूलर पे वो नहीं रख सके जो सेंटर के हित के खिलाफ दमनकारी डेट इज ऑपरेसिव और कार्रवाई कर रहे थे। यह भी पॉसिबल है कि मॉडर्न रूल सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस से सफर कर रहे हो और यह उस पीरियड के कुछ सिक्कों के डिबेसमेंट में रिफ्लेक्ट होता है और यह क्राइसिस शायद मैसिव डोनेशन और चैरिटी या फिर इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को ओवरस्पेंड होने से हो सकता है। इनफैक्ट डिक्लाइन का रीजन खुद सेंट्रलाइज्ड एम्पायर की संरचना में ही निहित था और जो अशोक के सक्सेसर थे वो बैलेंस नहीं बना पाए बिटवीन द सेंटर एंड द वेरियस प्रोविंशियल गवर्नर्स ऑफ द एम्पायर। और पहले ही पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में दे मेड एफर्ट टू सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम द सेंटर। सो मॉडर्न एम्पायर डिक्लाइन किया तो, लेकिन एक पॉजिटिव इफेक्ट के साथ। डिक्लाइन हो गया और पॉजिटिव इफेक्ट वो क्या था? हाँ, वो ये था कि स्प्रेडिंग एग्रीकल्चर एंड आयरन टेक्नोलॉजी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। और यह सेवरल रिलीजन किंगडम के लिए सुविधाजनक हो गया इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो स्टूडेंट, हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।